हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 4.3 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी ने आपके गणित का सिलेबस बदल दिया है। बच्चों, हमने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको हम एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालते जा रहे हैं। आप हमारी सभी वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। ठीक है, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ परिस्थितियां दी हुई हैं, आपको उनको पढ़ना है। ठीक है, और उनके आधार पर समीकरण बनाने हैं और फिर जब आप समीकरण बना लेंगे तो फिर उन समीकरणों को हल भी आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे पहली स्थिति है प्रश्न ए में, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। अच्छा, देखिए, वो हमसे कह रहा है कि कोई एक संख्या है, आप उसका 8 गुना लीजिए और उसमें 4 जोड़िए, तब आपको 60 प्राप्त होगा। अब हमें तो नहीं पता कि वह संख्या क्या है। तो आप एक बात जानते होंगे, गणित में यदि हमें कोई चीज नहीं पता होती तो हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम उस संख्या को एक्स मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि माना वह संख्या एक्स है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले समीकरण बनाते समय एक्स को लिख लीजिए, फिर अपने इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि एक संख्या के, ठीक है, संख्या ये रही, कि 8 गुने में, मतलब ये जो संख्या है इसका 8 गुना करना है। देखिए, 8 गुना कैसे होगा, संख्या तो हमारी एक्स है, अब इसका आपको 8 गुना करना है। तो चाहे तो आप इसमें 8 का गुणा कर दीजिए, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लगता देखने में। तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम संख्या में गुना 8 करना है ना, तो हम उस जो एक्स है ना उसके आगे यदि 8 लिख देंगे तो ये भी हमारा संख्या का 8 गुना हो जाएगा। मतलब संख्या का जितना भी गुना करना है उतनी ही संख्या आप आगे लिख देंगे। ठीक है, तो इसका 8 गुना का मतलब है 8 इसके आगे लिख देंगे। चलिए, अब 8 गुने में 4 जोड़िए, तो प्लस कर दीजिए 4। ठीक है, अब आपको 60 प्राप्त होगा। देखिए, प्राप्त होने का मतलब है कि बराबर के दूसरी तरफ जो है 60 आ जाएंगे, ये हो गया प्राप्त होना। ठीक है, हमने समीकरण बच्चों बना दिया। अब क्या करना है, अब जो हमें अज्ञात संख्या है वो पता करनी है, और इस प्रश्न में अज्ञात संख्या क्या है, ये x, यानी कि यहाँ हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए x का मान निकालना है तो 8x को तो इधर ही रखेंगे, और जो बची हुई चीज है यानी कि प्लस के 4 हैं, इसका कर देंगे पक्षांतर। प्लस की संख्या पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की बदल जाती है, आप जानते होंगे। ठीक है ना, पक्षांतर जानते हैं। प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ हम भेजते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। माइनस की संख्या इसका पक्षांतर करके दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये प्लस में बदल जाती है। गुणा की संख्या का पक्षांतर करके बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वह भाग में बदल जाती है, और भाग की संख्या का पक्षांतर जब हम दूसरी तरफ करते हैं तो वह गुणा के चिन्ह में बदल जाती है। ठीक है, यही पक्षांतर के 4 नियम होते हैं, आप सीख चुके होंगे। चलिए, अब देखिए, इधर लिखेंगे 8x बराबर, इस 60 में से 4 घटा दीजिए, तो 60 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा ये 56। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा, देखिए 56, ये जो x 8 के साथ है ना, 8 का पक्षांतर कर दीजिए। अब आप एक बात जानते होंगे, x और 8 के बीच में कौन सा निशान है, मतलब कौन सा चिन्ह है। देखिए, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी एक चर और अचर साथ में होते हैं तो उनके बीच में गुणा का निशान होता है, जो कि लगाया नहीं जाता। ठीक है ना, तो अब 8 गुणा के निशान के साथ है, पक्षांतर होकर जाएंगे दूसरी तरफ दो भाग के निशान में, और भाग का मतलब होता है संख्या को बटे में लिख देना। ठीक है, अब 8 से 56 काट दीजिए, 8 सत्ते 56, 7 बार कट गया, तो जो x का मान आया, जो अज्ञात संख्या x थी उसका मान 7 आया। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया, आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं। देखिए बी है,
एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। यहाँ पर भी देखिए हमें संख्या नहीं पता, तो हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। पिछले में x माना था, यहाँ y मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना वह संख्या y है। ठीक है, तो सबसे पहले तो y को लिखिए। अब सवाल दोबारा से पढ़िए। एक संख्या संख्या हो गई का 1/5। अब देखिए का की जगह आप जानते हैं गुणा का निशान लगाया जाता है, और 1/5, ठीक है, घटा 4 यानी कि -4 कर दीजिए। संख्या 3 देता है, इसका मतलब बराबर के उधर आएगा 3। ठीक है, अब देखिए y और 1 का ये दोनों अंश अंश हैं, इनका गुणा हो जाएगा। y और 1 का गुणा होगा तो ये आएगा y। ठीक है, बटे में 5 आ जाएगा, -4 बराबर हो जाएगा 3। अच्छा, अब देखिए ये एक भिन्न है और ये है सादा 4। अब इसे भी हम भिन्न बनाएंगे, तो बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब आप भिन्न का जोड़ घटाव तो करना जानते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे होता है? एलसीएम लेकर। अब 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 5। अब कुछ नहीं करना, ये जो हर है, हर का भाग इसमें दीजिए, मतलब 5 का भाग 5 में दीजिए। 5 एकम 5 एक बार जाएगा, और 1 का गुणा y में कर दीजिए। तो 1 का गुणा y में करेंगे तो ये मिलेगा आपको y। ठीक है, चिन्ह माइनस का है, लगा दीजिए। अब इस 1 का भाग दीजिए इस 5 में, तो 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा। और 5 का गुणा कर दीजिए इस अंश में 4 में, तो 5 चौक 20। ठीक है, और ये बराबर के इधर आएगा 3। अच्छा, अब देखिए ये जो 5 है ना बटे में, इसका कर दीजिए दूसरी तरफ पक्षांतर, तो इधर बचेगा y माइनस 20 बराबर 3। अब ये भाग की संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा के निशान के साथ जाएगी। चलिए, अब इधर देखिए y माइनस 20 बराबर 5 का गुणा 3 से, 5 दिया 15। चलिए इधर करेंगे। अब देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को रखेंगे इधर बराबर 15, और ये जो 20 है ना इसका कर देंगे पक्षांतर। अब माइनस की संख्या है, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की संख्या में बदल जाएगी। अब y बराबर 15 और 20 को आप जोड़ेंगे तो 15 और 20 होते हैं 35। तो जो y का मान आया बच्चों वो कितना आया? 35। ठीक है ना? चलिए देखिए इसी का सी करते हैं। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ू तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कोई संख्या है, उसका 3/4 आपको लेना है। अब संख्या कुछ नहीं पता, तो इस बार हम उसे z मान लेते हैं। ठीक है, अब z को लिखेंगे फिर संख्या पढ़ेंगे। यदि मैं किसी संख्या का, संख्या हो गई, 3/4 लेकर, इस जो संख्या है इसका 3/4, 3/4 का मतलब होता है बच्चों 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, इसमें हमें 3 जोड़ना है यानी कि +3 करने हैं, और बराबर मुझे 21 प्राप्त होता है, तो बराबर के इधर आएगा 21। ठीक है, अब z और 3 का गुणा कर दीजिए। 3 और z का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3z बटे में 4 बने रहेंगे, प्लस के 3 है तो प्लस के 3 आ जाएंगे, और बराबर हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ भिन्न है तो इसे भी हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अब 4 और 1 का ले लीजिए एलसीएम, जो आएगा 4। अब इस 4 का भाग इसमें दीजिए, तो 4 एकम 4 एक बार। ठीक है, और 1 का गुणा 3z से कर दीजिए, तो 3z ही हमें मिलेगा। प्लस का निशान है तो लगा दीजिए। अब 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा इस अंश में 3 से कर देंगे, तो 4 तिया 12 बराबर 21। ठीक है, अब देखिए इस ये बटे में जो 4 है इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर बचेगा 3z प्लस 12 और बराबर 21। 4 भाग के निशान के साथ है तो इधर आ जाएगा गुणा में। चलिए अब देखिए 3z प्लस 12 तो रहेंगे इधर, और 21 और 4 का गुणा कर दीजिए। देखिए 21 चौक होते हैं 84, आप 21 का पहाड़ा जानते हैं तो ठीक है, वरना 4 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 4 एकम 4, और 4 का 2 बार, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 3z अपने बाएं पक्ष में रखेंगे, तो 3z बराबर
ये 12 का पक्षांतर कर देंगे तो 84, ये 12 किसके हैं, प्लस के, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे। अच्छा, अब 3z बराबर 84 में से 12 घटा दीजिए तो 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 1 गए तो 7। अच्छा, अब देखिए z का मान निकालना है तो z इधर रखेंगे, 3 का कर देंगे पक्षांतर, 3 गुणा के निशान के साथ है तो इधर जाएगी तो बटे में यानी कि भाग के चिन्ह के साथ। अब 3 से 72 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बार, 1 इधर आ गया तो ये हो गए 12, तो 3 चौक 12 यानी कि 24 या 72 होते हैं। तो z का जो बच्चों मान आया वो आया 24। ठीक है, सवाल तो समझ में आ रहे हैं, मुझे पता है आ रहे होंगे। ये करते हैं, जब मैंने किसी संख्या के 2 गुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। अच्छा, अब देखिए संख्या नहीं पता तो कुछ भी मान लीजिए, x मान लेते हैं इस बार, तो हम लिखेंगे कि माना वह संख्या x है। ठीक है, समीकरण बनाने के लिए पहले संख्या को लिख दीजिए। अब फिर से पढ़िए, मैंने किसी संख्या के 2 गुने में यानी कि संख्या का 2 गुना, तो 2 आगे लगा दीजिए, 11 को घटाया, माइनस कर दीजिए 11, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो हमें जो मिला वो मिला 15। ठीक है, समीकरण बनकर हो गया तैयार। अब देखिए ये जो है x वाली संख्या है उसे यहां लिखेंगे, -11 का पक्षांतर कर देंगे 15, माइनस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस में यानी कि प्लस के 11। अब 2x बराबर 15 और 11 को जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, 1 और 1 2। अच्छा, अब देखिए x का मान निकालना है, x को रखिए अपने बाएं पक्ष में और 2 का कर दीजिए पक्षांतर, 2 गुणा में है तो इधर आ जाएगा बटे में। ठीक है, 2 से 26 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। x का मान बच्चों आया कितना, 13। यही हमारी अज्ञात संख्या x का मान हो गया। चलिए देखिए ई करते हैं, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया। ठीक है, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। मतलब मुन्ना कोई एक लड़का है, वो संख्या है एक 50, उसमें से जो उसकी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या है उसके 3 गुने को घटाया जब उसने, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। अच्छा, अब एक बात बताइए, उसकी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या आपको पता है, नहीं पता, तो जब पता नहीं है तो हम उसे कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कि माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या y है। ठीक है, अब इस y के 3 गुने को 50 में से घटाना है, जिसमें से घटाना होता है वो संख्या लिखते हैं हम आगे, यानी कि 50 में से घटाना है। ठीक है, घटा दिया, क्या घटाना है, उसकी जो अभ्यास पुस्तिकाएं है ना उसके 3 गुने को। ठीक है, तो इसका 3 गुने को घटाएंगे तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 8। ठीक है, समीकरण बनकर तैयार। चलिए अब देखिए 3y इधर रखेंगे जो कि है माइनस के, तो इधर रहेगा माइनस के 3y बराबर 8, और इस 50 का कर देंगे पक्षांतर, ये 50 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 50। ठीक है, अब देखिए इधर आएगा -3y बराबर, अब 8 में से 50 घटेंगे नहीं तो 50 में से 8 घटा देंगे, तो 50 में से 8 घटेंगे तो ये बचेगा 42। ठीक है, अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, जो कि 50 है माइनस की, तो ये हो जाएंगे माइनस के 42। अब देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में घट जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। अब देखिए y का मान निकालना है, y को इधर रखिए, 3 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये पक्षांतर होकर गुणा की संख्या है बटे में पहुंच जाएगी। 3 से 42 कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ हो गए 12, 3 चौक 12, तो y बराबर आया कितना, 14। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हैं, 14 तिया 42 होते हैं, यानी कि बिल्कुल सही है y का मान। ठीक है ना, चलिए देखिए ऐप करते हैं, इवेन हल एक संख्या सोचती है, मतलब इवेन हल कोई लड़की है जो एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। ठीक है, उसे 8 प्राप्त होता है। अब देखिए इवेन हल ने सबसे पहले ये देखिए कि संख्या कौन सी सोची थी,
हमें तो नहीं पता, तो हम जब पता नहीं है हम कुछ भी मान सकते हैं। हम उसे इस बार m मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना जो संख्या सोची थी वह संख्या m है। ठीक है, m यहाँ लिख दीजिए। अब वो कह रहा है कि संख्या सोचती है, सोच ली m, वह इसमें 19 जोड़कर, पहले तो इसमें 19 जोड़ दीजिए, योग को, जो इन दोनों का योग है उसको 5 से भाग देती है। इनका योग 5 से भाग देने का मतलब बटे 5 कर देती है, तो उसे 8 प्राप्त होता है। अच्छा, यानी कि बराबर के इधर आएगा 8। ठीक है, अब देखिए कर सकते हैं। हाँ, बहुत आसान है। बटे वाली संख्या का सबसे पहले पक्षांतर कर देंगे, तो इधर आएगा m प्लस 19 बराबर 8। 5 भाग के हैं, इधर आएंगे तो गुणा में। ठीक है, इधर लिखेंगे 5 प्लस 19, 8 का गुणा 5 से कीजिए तो 8 पंच हो जाएंगे 40। ठीक है, देखिए m का मान निकालना है तो m को रखेंगे इधर बराबर 40। अब देखिए 19 का पक्षांतर कर दीजिए, ये 19 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 19 हो जाएंगे। अब देखिए m बराबर आएगा कितना, 40 में से 19 घटा दीजिए, तो देखिए 10 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 1, ये रह गए 3, 3 में से 1 गया तो 2, m का मान आया 21। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना, बहुत आसान प्रश्न है, ज्यादा कुछ है नहीं, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। अनवर एक संख्या सोचता है। ठीक है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो उसे परिणाम 23 है। अच्छा, देखिए अब बताइए कि अनवर ने कौन सी संख्या सोची, बता सकते हैं? नहीं पता तो कुछ भी मान लीजिए। हम इस बार कुछ भी मानते हैं, पी मानते हैं, तो लिखेंगे हम कि माना वह संख्या पी है। ठीक है ना, आप कुछ भी मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पी को तो लिखिए आप यहाँ। ठीक है, अब सवाल को फिर से पढ़िए कि अनवर एक संख्या सोचता है, संख्या है वह पी, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से, इसका 5/2, तो देखिए पी का 5/2, ठीक है, में से 7 निकाल दे, तो इसमें से माइनस कर दे 7, तो जो उसे परिणाम प्राप्त होगा वो कितना होगा, 23। ठीक है, अब देखिए पी का गुणा 5 से कीजिए तो ये हो जाएगा 5p बटे में 2 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 23। अब देखिए ये भिन्न हो गई तो इसे भिन्न बनाना पड़ेगा। यहाँ तो है p 5 के साथ है बटे में 2, इधर 7 अकेला है तो कुछ नहीं है इसके बटे में, तो हम 1 लगा देंगे। ठीक है, अब ये हो गई दोनों भिन्न, तो अब भिन्न घटानी है, तो एलसीएम दीजिए, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। ठीक है, अब 2 का भाग इसमें दीजिए, 2 में 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा कर देंगे हम 5p में, तो हमें मिलेगा 5p, माइनस का निशान है तो लगा देंगे, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में तो 2 2 सत्ते 14, ये आ गया 14 बराबर 23। ठीक है, अब 2 का पक्षांतर कर दीजिए, इधर तो बचेगा 5p माइनस 14 बराबर 23। अब भाग की संख्या पक्षांतर होकर जाएगी तो गुणा के निशान के साथ जाएगी। ठीक है, 5p माइनस 14 बराबर हो जाएंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, देखिए 23 दूनी होते हैं 46, और आप चाहें तो एक एक करके भी गुणा कर सकते हैं। 2 का गुणा 3 से तो 2 तिया 6, फिर 2 का गुणा 2 से तो 2 दूनी 4, मिल गया आपको 46। ठीक है ना, आगे का इधर करेंगे हम। अब देखिए पी का मान निकालना है तो 5p को तो रखेंगे इधर बराबर 14 का पक्षांतर कर देंगे, तो पहले लिखेंगे 46। अब ये माइनस की संख्या है, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगी तो चिन्ह पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएंगे प्लस के 14। अब 5p बराबर, इनको आपस में जोड़ दीजिए, देखिए 46 और 14 होते हैं 60, और वैसे भी देख सकते हैं 6 और 4 10, आंसू लगी 1, 1 और 4 5 और 1 6। ठीक है, p बराबर हो जाएगा 60, ये 5 इसके बटे में आ जाएंगे। ठीक है, 5 से 60 कट जाएंगे, 12 पंजे 60 12 बार, और एक एक करके भी आप कर सकते हैं। 5 से 6 काटिए, 5 एकम 5 एक बार,
एक यहाँ आ गया, 10 हो गए ये 0। अब 5 दूनी 10 दो बार, तो ये हो गए 12। यानी कि पी का जो मान आया बच्चों वो आया 12। ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक की सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लेंगे। अब हम सब कुछ आपके लिए फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, तो छोटा ही सो तो काम करने के लिए कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो प्लीज कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है। इसका पहला है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है। ठीक है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? देखिए पहले इस सवाल को समझिए। एक टीचर है, वो कहती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी है, उसने सबसे अधिकतम जो अंक प्राप्त किए हैं वो कितने हैं? 87। ठीक है। संख्या तो दे रखी है कि वो 87 अंक है। अब वो न्यूनतम अंक के बारे में कहती है कि जो अधिकतम अंक है ना, वो न्यूनतम अंक के दोगुने और +7 के बराबर है। ठीक है। अब अधिकतम 87 दे रखे हैं, न्यूनतम आपको पता करने हैं, मतलब न्यूनतम हमें दिए नहीं है। जब दिए नहीं है तो हम उसे कुछ ना कुछ तो मानेंगे, तभी उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब कुछ भी मान लीजिए, हम लिखेंगे कि माना न्यूनतम अंक x है। ठीक है ना। तो सबसे पहले न्यूनतम अंक को लिखिए और इधर लिखिए अधिकतम अंक, जो कि है हमारे 87। ठीक है। सवाल को फिर से पढ़िए कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना, मतलब जो न्यूनतम अंक है ना इसका दोगुना, तो दोगुना हो गया, जमा 7, यानी कि प्लस कर दीजिए 7, बराबर है किसके? अधिकतम अंक के। और अधिकतम अंक हमें 87 दिए हैं, यानी कि समीकरण तो हमारा बनकर हो गया तैयार। अब इसे सॉल्व करना है, कर देंगे, बहुत आसान है। देखिए 2x प्लस 7 को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 87, प्लस के साथ हैं तो दूसरी तरफ जाकर माइनस के साथ हो जाएंगे। ठीक है। इधर बचेगा 2x बराबर 87 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 80। ठीक है। अब x इधर रखिए, 2 का पक्षांतर कर दीजिए, तो 2 इस 80 के बटे में आ जाएंगे। ठीक है। अब 2 से 80 कट जाएगा, 2 चौक 8 और पीछे 0, तो जो x का मान आया वो आया हमारा 40। ठीक है। मतलब न्यूनतम अंक जो है ना वो 40 थे। ठीक है बच्चों। चलिए ये करते हैं इसका कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। ठीक है। शीर्ष कोण 40 अंश का है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए बच्चों, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं और उसके आधार कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ हमने एक त्रिभुज बनाया है, नाम दे दीजिए इसे ए बी और सी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि समद्विबाहु है, तो वो कैसे होगा? मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मान लीजिए हमने इसकी ये दो भुजाएं बराबर मान ली है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की। अब वो कह रहा है कि इसके आधार कोण बराबर होते हैं। आधार कोण कौन से? देखिए जो भुजाएं बराबर होंगी उनके जो आधार कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो देखिए ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके ये आधार कोण बराबर होंगे।
अब हमें पता नहीं है ये कितने अंश के हैं, तो हम इसे x मान लेते हैं कि ये x का है, तो ये भी x अंश का होगा। ठीक है, शीर्ष कोण हमें दिया है 40 अंश का, तो ये हो गया शीर्ष कोण इसका 40 अंश का। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आपको आधार कोण पता करनी है, और एक हिंट उसने दी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 160 अंश होता है। ये तो हम बहुत छोटी क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे कि माना आधार कोण हमने कितना माना है, x, तो लिख देंगे x। ठीक है, अब ये जो x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ हिंट दे तो रखी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कुछ नहीं, तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, 180 बराबर के दूसरी तरफ लग दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, हम पहले तीनों कोणों का योग करते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन दोनों तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये होगा 180 अंश के बराबर। अब कोण A कितना है हमारा, प्रश्न में दिया है 40 अंश, प्लस कोण B कितना है, x अंश, और प्लस कोण C कितना है, x अंश। ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब 40 प्लस ये देखिए, ये एक x और ये दूसरा x, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 180 अंश। ठीक है, अब 2x को इधर रखिए, 40 का कर दीजिए पक्षांतर, तो 180 प्लस की संख्या है 40, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा 40। अब x बराबर देखिए 2 का कर दीजिए पक्षांतर, तो ये बटे में आ जाएगी यहाँ, 2 से 140 काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 7 बार पीछे 0 है, तो ये होगी 70। तो जो x का मान आया बच्चों वो कितना आया, 70 अंश। मतलब कोण C हमारा 70 अंश का होगा और कोण B भी हमारा 70 अंश का होगा। और आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए 70 और 70 140 और 40 180, और जो हमने हिंट दी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सवाल तो बच्चों समझ में आ रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न है, समझ भी रहे होंगे। इसका सी करते हैं, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। अच्छा, मतलब सचिन ने जो रन बनाए हैं वो राहुल ने जितने रन बनाए हैं उससे डबल है, दोगुने हैं। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। मतलब जो उन दोनों ने मिलकर रन बनाए हैं वो एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए? अब देखिए, दोहरा शतक किसे कहते हैं बच्चों, 200 रन को दोहरा शतक कहते हैं, और इससे 2 रन कम है उनने जो रन बनाए हैं। 2 रन कम है तो 200 में से 2 कम कर दीजिए, यानी कि माइनस कर दीजिए 2, तो ये आएगा कितना, 198, यानी कि उन्होंने 198 रन बनाए हैं। अब लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि राहुल ने कितने बनाए हैं और सचिन ने, तो हम यहाँ कुछ भी मान लेंगे। देखिए 2 गुने तो सचिन ने बनाए हैं, तो हम राहुल ने जो कम बनाए हैं उसको हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे, हम वाई मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना राहुल के रनों की संख्या वाई है और सचिन के रनों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि सचिन ने राहुल से 2 गुने रन बनाए हैं, तो इसे हम 2 वाई कर देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों के रनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए सचिन के तो हैं 2 वाई और प्लस और राहुल के हैं वाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो कि इनने मिलकर कितने रन बनाए हैं, 198, क्योंकि एक दोहरे शतक से 2 रन कम, यानी कि 198। ठीक है, अब 2 वाई और 1 वाई, यानी कि ये हो गया 3 वाई, तो 3 वाई बराबर होगा 198, और वाई का मान निकालना है, इधर रखिए 3 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 198 बटे 3, 3 से ये कट जाएगा, 3 छिंग 18, 6 बार, एक इधर आ गया तो ये फिर से 18 हो गई, तो 3 छिंग 18, जो वाई का मान आया बच्चों वो आया 66, यानी कि राहुल ने कुल कितने रन बनाए थे, 66। ठीक है, यहाँ अलग से लिख देंगे हम, राहुल के रन कितने हैं, 66। ठीक है,
और सचिन के, देखिए सचिन ने कितने बनाए थे, 2y, तो बराबर के इधर लिखेंगे 2y। अब देखिए 2 की जगह 2, y की जगह हम क्या लिखेंगे, 66। तो इनका गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा 6 से, तो 6 दूनी 12, कहाँ से लगी 1, 2 छक्के 12 और 1 13। तो जो सचिन ने रन बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, 132। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। देखिए तीसरा करते हैं कि निम्नलिखित को हल कीजिए। इसका पहला है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं इरफान के पास। मतलब परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं इरफान के पास। और इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के पास कितने कंचे हैं, देखिए परमीत के कंचों की संख्या यहाँ दी नहीं है, तो एक्स वाई जेड हम सी को मानेंगे, परमीत के कंचों को हम लिखेंगे कि माना परमीत के कंचों की संख्या जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जेड को यहाँ लिख दीजिए और जो इरफान के कंचे हैं उनको इधर लिख दीजिए जो कि है 37। ठीक है, अब प्रश्न को फिर से पढ़िए कि इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने, मतलब परमीत के, तो इसका कर देंगे हम 5 गुना। ठीक है, 5 गुने से 7 अधिक, अधिक का मतलब 7 इसमें जोड़ दीजिए। इतने कंचे इरफान के पास हैं और जो कि 37 है। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसे सॉल्व करना है, समीकरण हमारा बनकर हो गया तैयार। इधर देखिए 5z प्लस 7 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 37, प्लस की संख्या है दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो 5z बराबर हो जाएगा 37 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 30। ठीक है, z का मान निकालना है तो z को इधर रखेंगे और 5 का कर देंगे पक्षांतर, तो 5 गुणा के साथ है तो इधर आके भाग में बदल जाएगा यानी कि बटे में, 5 से 30 कट जाएगा, 5 छके 30। तो z का जो मान आया बच्चों वो कितना आया, 6। मतलब परमीत के पास कितने कंचे थे, 6। ठीक है ना, चलिए दूसरा करते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, लक्ष्मी की आयु क्या है, देखिए यहाँ हमें लक्ष्मी की आयु दी नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि माना लक्ष्मी की आयु एक्स वर्ष है। ठीक है, अब एक्स को लिखिए यहाँ और जो उनके पिता की आयु है वो यहाँ लिखिए। इस तरीके से लिखने से सवाल थोड़ा सा सॉल्व बहुत जल्दी होता है। अब सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। देखिए लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, हमने लिख दी। ठीक है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने, लक्ष्मी की आयु एक्स है तो एक्स का 3 गुना, तो एक्स का 3 गुना हो गया 3x से 4 वर्ष अधिक है। अधिक का मतलब +4 है जो कि 49 के बराबर है। ठीक है, समीकरण हो गया तैयार। लक्ष्मी की आयु बतानी है मतलब एक्स का मान निकालना है, निकाल दीजिए, बहुत सरल है। तो देखिए 3x प्लस के 4 को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये 49 प्लस के 4 दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। अब 3x बराबर 49 में से 4 घटाइए तो बचेंगे 45। अब x का मान निकालना है तो 3 का भी पक्षांतर कर देंगे, ये गुणा के साथ है तो इधर आएगी भाग, भाग का मतलब बटे में। अब 3 से 45 कट जाएंगे, 3 एकम 3, एक इधर आ गया 15, 3 पंजे 15, क्योंकि 15 तिये 45 होते हैं। सवाल बिल्कुल सही किया है हमने। तो जो x का मान आया वो आया 15 वर्ष, यानी कि जो लक्ष्मी की आयु थी वो 15 वर्ष है। ठीक है ना, चलिए देखिए इसी का तीसरा करते हैं कि सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। अच्छा, इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। ठीक है, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। ठीक है, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है तो लगाए गए
फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। मतलब देखिए, एक गांव में वहां के निवासियों ने दो तरीके के पेड़ लगाए। एक पेड़ वो थे जो फल देते थे और दूसरे पेड़ वो थे जो फल नहीं देते थे। ठीक है ना। अब उन्होंने एक समीकरण या एक हिंट आपको दे रखी है, उससे आपको समीकरण बनाना है। देखिए, मेन मेन चीज आप समझिए यहाँ। वो कह रहा है कि जो फलों के नहीं थे वो तो 77 थे, यानी कि फल वाले पेड़ों की संख्या हमें पता करनी है। जो पता करना होता है उसी को हम एक्स वाई जेड मानते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना फल वाले पेड़ों की संख्या वाई है। ठीक है। ठीक है, तो वाई हम यहाँ लिखेंगे। अब जो फल वाले नहीं थे वो 77 हैं, तो उसे लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इतना काम किया। अब इस प्रश्न को दोबारा से पढ़ेंगे, कहाँ है ये 3 गुना। ठीक है, फल वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। मतलब ये जो वाई है ना, इसका 3 गुना कीजिए और इसी में जोड़ दीजिए 2, क्योंकि 2 अधिक है, और बराबर का निशान लगा दीजिए। आपका समीकरण हो गया सॉल्व। इतना बड़ी डिटेल देकर छोटा सा समीकरण था, आप समझ चुके होंगे। अब तो बहुत प्रश्न कर लिए। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 3y बराबर 77 प्लस 2 है, पक्षांतर कर दीजिए, -2 हो जाएंगे। इधर लिखेंगे 3y बराबर 77 में से 2 घट जाएंगे, तो ये बचेगा बच्चों 75। ठीक है, y का मान निकालना है। y को इधर रखेंगे, 3 का कर देंगे पक्षांतर। 3y के साथ गुणा के चिन्ह के साथ है, पक्षांतर होकर भाग, यानी कि बटे में बदल जाएगा। 3 से 75 काट दीजिए। वैसे तो 25 या 75 होते हैं, 25 आएगा। आप एक एक करके भी काट सकते हैं। देखिए, 3 से 7 को काटिए, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, एक बचा, तो वो 5 के आगे लग जाएगा, हो जाएंगे 15। 3 से 15 काटिए, 3 पंजे 15, तो जो y का मान आया वो आया 25। मतलब जो फल वाले पेड़ थे ना, उनकी संख्या 25 थी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 25 पेड़। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आ रहे होंगे। चौथा करते हैं, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। अच्छा, यहाँ एक पहेली दी है। क्या है कि मैं एक संख्या हूँ। ठीक है, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी आपको 40 और चाहिए। मतलब देखिए, पहेली को एक एक करके पढ़िए। वो कह रहा है कि मैं एक संख्या हूँ, कोई भी संख्या मान सकते हैं, हम उसे चलिए एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना वह संख्या एक्स है। ठीक है, तो समीकरण में लिखेंगे हम एक्स। पहेली को फिर से पढ़िए। मैं एक संख्या हूँ, हो गया, हो गई संख्या। पहेली को फिर से पढ़ेंगे। मैं एक संख्या हूँ, ये रही वह संख्या, मेरी पहचान बताओ। ठीक है, मुझे 7 बार लो, मतलब ये जो संख्या है उसको 7 बार लेना है। 7 बार लेने का मतलब है इसका 7 गुना कर दीजिए, और एक 50 जोड़ो, यानी कि इसमें आपको 50 जोड़ने हैं, तो 50 जोड़ दीजिए। ठीक है, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरा शतक मतलब 300 तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। मतलब एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें 40 जोड़ेंगे तब वह 300 तक पहुंचेगी। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप 300 में से 40 घटा दीजिए, आप अपनी संख्या तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 300, और इसमें से माइनस करने हैं हमें 40। तो देखिए, 40 घटाइए, 0 में से 0 गई तो 0, 0 में से 4 जाएंगे नहीं, तो हासिल ले ली 10, 10 में से 4 गई तो बचे 6, यहाँ हासिल दे दी तो बचे 2, यानी कि वह संख्या है हमारी 260। तो यहाँ बराबर के इधर आएगी 260। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए इसे। देखिए, 7x, ये प्लस के 50 दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 260, प्लस के हैं तो माइनस के 50। अब देखिए, इधर लिखेंगे 7x बराबर 260 में से 50 घटा दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गए तो बचा 1 और 2, यानी कि 210। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो अब 7 का पक्षांतर कर देंगे।
तो यहाँ आ जाएगा 210 और 7 इसके बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 7 से 210 काट दीजिए। देखिए 7 दिया 21 3 बार और पीछे 0 है तो लग जाएगी। तो जो x का मान आया बच्चों वो आया 30, मतलब जो संख्या थी वह हमारी 30 हो गई। बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। अच्छा बच्चों, एक बात और, इस वीडियो में हम केवल 4 ही प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में 4 ही प्रश्न हैं। इसका मतलब यह प्रश्नावली यहाँ होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले बच्चों हमने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है हम उसको एक चैनल की प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालते जा रहे हैं। तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को, चैनल की जो प्लेलिस्ट होती है ना, कहाँ से निकलती है आप जानते होंगे, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।